में हमारा चेन आइसोमर्स हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स होगा। आज हम बात करते हैं मेटामर्स की। ध्यान से समझना मेटामर्स क्या होते हैं ना, और कौन देते हैं मेटामरिज्म। अगर आपने जैसे कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉलीवेलेंट एटम है, पॉलीवेलेंट एटम मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉलीवेलेंट एटम है और उस पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, उन एल्काइल ग्रुप के नेचर में चेंजेस आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? मेटामर्स। जैसे कि मेरे पास में सपोज कि यहाँ पे आपके पास में आया CH3O CH2 CH2 CH3 और एक आता है CH3 CH2O CH2 CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऊपर कितने हैं? 4, नीचे कितने? 4। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है? 1, इधर कितने? 2, इधर कितने? 3, और ये कितने हो गए? 2। तो आपके पास में ओवरऑल क्या आया कि एल्काइल ग्रुप का नेचर इस जो पॉलीवेलेंट एटम है उसके अराउंड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स कहलाएंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास में आ जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने क्या देखा? यहाँ पे ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल ग्रुप। इधर ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है ना दोनों में, मतलब मोलेक्युलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों में सेम है। तो आपके पास में इसके लिए कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। आपने यहाँ पे भी क्या लिया? C डबल बॉन्ड O, मतलब एस्टर की बात कर रहे हो, ये भी आप एस्टर की बात कर रहे हो। तो जब मेरे पास में ये कहानी आएगी कि कोई भी पॉलीवेलेंट एटम है, अब उसके अराउंड अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाता है तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? मेटामर्स कहलाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो मेटामरिज्म शो कर सकते हैं? पहला ये कौन है? ईथर। ईथर करेगा, लेकिन ईथर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? अगर एल्काइल ग्रुप आप देखते हो तो सपोज कि मैं CH3 CH3O CH3O CH3 ऐसे लगा देती हूँ, तो ये मेटामरिज्म शो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप नेचर चेंज करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना नेचर। अगर हम यहाँ पे CH3 CH2O CH3 ऐसे लगाते हैं तो ये करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास में इसका मैं उल्टा अगर बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2O CH3। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। तो आपको यहाँ पे ईथर के लिए 1 2 3 4 कार्बन, अगर वो मेटामरिज्म शो कर रहा है तो मिनिमम कार्बन कितने चाहिए मुझे? 4 कार्बन चाहिए। मेरे एक बात और कौन कर सकता है मेटामरिज्म शो? ईथर के बाद में थायो ईथर हो सकता है, फिर मैंने बताया एस्टर। फिर कौन हो सकता है आपका? कीटोन, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 ये आया। दूसरा मेरे पास में मैं क्या कर दूं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ऐसे कर दे। तो यहाँ पे पहले प्रोपाइल था, अब यहाँ पे इथाइल इथाइल हो गया, प्रोपाइल मिथाइल था, तो एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O के अराउंड चेंज हो गया। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? हमारे मेटामर्स। तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी कि ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो कि अल्काइल ग्रुप के नेचर में क्या कर सके, उनके आसपास चेंज। पॉलीवेलेंट होना चाहिए क्योंकि 2 वैलेंसी होनी चाहिए, तो तभी आप 2 अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। तो ये आपस में मेटामर्स कहलाएंगे। लिंक देखोगे समझ में आएगा कि इस तरह से लिंकिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में O CH2 CH3, यहाँ पे O CH3 है, तो समझ में आता है कि कौन मेटामर्स होगा। टॉटोमेरिज्म की बात की थी, तो टॉटोमेरिज्म में क्या है कि टॉटोमेरिज्म के लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो उसको अलग से बात करेंगे। टॉटोमेरिज्म को भी डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। एक आता है आपका रिंग चेन, लास्ट वाला यही था, रिंग चेन आइसोमर्स। और रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं, नाम से समझ में आया है कि रिंग चेन आइसोमरिज्म की बात करेंगे। स्पेशल टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का, एक रिंग होगा एक चेन होगा। अगर मेरे पास में एक रिंग है तो साइकिल बनाएंगे तो बट ऑब्वियस है कि मेरे पास में क्या आना चाहिए, एक कोई DU आएगी,
क्योंकि आप क्या बना रहे हो, ये रिंग मतलब ये चेन है, तो इसका अगर आप रिंग बनाओगे 4 कार्बन का तो ये बनाओगे। तो अब यहाँ पे क्या है du1, इसके लिए भी क्या है du1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, समझ में आया। तो ये अब देखो पहले क्या मेरे पास में कार्बन एटम सेम है क्या 4, क्या हाइड्रोजन एटम भी सेम है क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करो एग्जांपल में गड़बड़ ना हो जाए तो। बराबर है 8 है, इधर भी आपके हर एक कॉर्नर पे क्या होगा इसमें, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। समझ में आ रही बात। अगर आपके पास में इधर कोई ऐसा है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला हो तो फिर उसकी जो आपकी रिंग बनेगी वो एक साइकिल और एक डबल बॉन्ड वाली बनेगी। अरे du2 हो जाएगी ना, ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो जाता है हमारा du2 हो जाती है, तो फिर साइकिल में फिर एक साइकिल का और एक पाई बॉन्ड का। तो इस तरह से रिलेशनशिप निकालते हैं हम रिंग चेन का। तो ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आता है। टॉटोमेरिज्म भी आपके फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो अपन कब पढ़ते हैं, रेजोनेंस वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं, उसके लिए बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर अपन उनको डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स की कहानी खत्म होती है। 2 टाइप के आइसोमर्स थे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स और एक स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स अभी खत्म होता है अपना, अब स्टार्ट होता है हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दोस कंपाउंड व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट इन 3D ओरिएंटेशन। मैं लिखे हुए नोट्स पहुंचा देती हूं ना, कहां डिस्कस करता है, नहीं सुन लेना अच्छे से। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन, वो हमारे कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये 2 टाइप के हुआ करते हैं। हाँ, एक होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशन में भी थ्योरेटिकल आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये एक्चुअल में आपको कन्फर्मर्स बनते हैं तो किस में बनेंगे, जैसे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, जब इसको तो पूरा डिटेल में है कि सिग्मा बॉन्ड है आपका और एक होता है पाई बॉन्ड, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड सपोज कि CH3 CH3, ये जब CH3 CH3 मतलब इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होने की वजह से जो कन्फर्मर्स या जो आइसोमर्स हमें मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यहाँ पे कन्फिगरेशन आइसोमर्स में अगेन 2 पार्ट्स में इसको पढ़ते हैं हम, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आगे भी बहुत ज्यादा आपको जगह जगह मिलेगा। तो कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में मेन डिफरेंस क्या है कि इनको हम रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला है कि किसी कंपाउंड के कुछ कन्फर्मेशन आए, कुछ आइसोमर्स मिले आपको, है ना। तो अगर मैं CH3 के कन्फर्मर्स बनाऊं और उनसे सोचूं कि मैं इनको अलग कर सकूं, तो सपोज A B C D ऐसे इसको हम बनाएंगे अलग अलग प्रोजेक्शन फार्मूला में। इसका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, सॉहर्स होता है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो अभी से भी डिफरेंस इतना देखो कि हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इनको हम रूम टेम्परेचर पर इनको हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि आपने सोचा कि इसका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना, वो इतना रैपिड चेंज होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सा फॉर्म बन रहा है उसका, तो आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स की बात करूं तो आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर सेपरेट आउट कर सकते हो, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इसका कौन सा वाला पार्ट है। जैसे एक का होता है, आप जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में पढ़ोगे तो किसी एक कंपाउंड दिखने में तो जैसे आपका स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया CH3 CH3, ये अभी मेरा क्या दिख रहा है 2 ब्यूटेन,
सेम ही दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने कहा 3D ओरिएंटेशन में हमें इसका क्या करना है, अरेंजमेंट अलग अलग करना है। तो हम इसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका अरेंजमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपको एक H, यहाँ पे आपका एक CH3 मिलेगा, यहाँ पे आपका एक CH3 मिलेगा, यहाँ पे एक H मिल सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पास में क्या हो सकता है कि दोनों H एक ही साइड हो, हुआ ना ओरिएंटेशन अलग अलग। इधर आपने क्या देखा, H और H एक दूसरे के अपोजिट साइड है। इधर आप क्या देख रहे हो, इस वाले में दोनों H आपके एक ही साइड में। तो यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है 3D में, वेज और डैश। ये आपका वेज फॉर्म पे सपोज, अब किसी को भी आप वेज पे रख सकते हो, किसी को भी डैश पे रख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, जब तक कि आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं देता है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में एक प्लेन, एक जैसे कि ये आया बोर्ड, ये क्या हो गया आपका, एक प्लेन हो गया। फिर अगर हम 3D की बात करें तो दो चीजें होगी, एक बोर्ड से इधर और एक बोर्ड के पीछे, ठीक है ना। तो जो आपकी वो है इसको हम बोलते हैं वेज, क्या बोलेंगे, वेज। और जो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इसे बोलते हैं डैश। तो एक आपका जो 3D व्यू देखोगे तो हम बोर्ड पे तो 3D नहीं बना सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा एज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3D ओरिएंट वेज और डैश या और भी दूसरे प्रोजेक्शन फार्मूला में यूज करने पड़ते हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि हमें ये बोला गया है कि जो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स हैं उन्हें हम सेपरेट आउट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो आपको यहाँ से अलग ही दिख रहा है कि ये इसका कौन सा फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा। और इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म। तो ये सिस और ट्रांस अगर है ना, तो ये रहेंगे। इनको आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस बहुत जल्दी बनते हैं कि आप कब सिस बन रहा है कब ट्रांस बन रहा है देख नहीं पा रहे हो। आप कर सकते हो, देख सकते हो। ये कहानी सब होती है प्रैक्टिकल करते टाइम, है ना। ये तो सिर्फ अभी बोर्ड पे चल रहा है, जब आप लैब में करते हो तब ये चीज चलती है कि हाँ आप इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हो, आप इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में रूम टेम्परेचर पर, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, बस कहानी है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे पूछा जाए तो कौन इंटर कन्वर्टेबल होगा, कौन नहीं होगा, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। तो अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला होगा। क्या होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर सबसे लास्ट में हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी पूरी एक अलग कहानी चलती है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फ़िगरेशन दोनों अलग अलग। चलो तो अब हम बात करेंगे मेन जो टॉपिक है यहाँ से, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कहानी में डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं तो सबके लिए डेफिनेशन तो वही होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। तो डेफिनेशन पे इतना ज्यादा फोकस बार बार नहीं करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ऑनलाइन वालों दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ओके। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें 3 कंडीशन होती है, उसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड GI देगा कौन नहीं देगा इसमें उलझ जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1, इसकी कंडीशन नंबर 1 ये है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड द बॉन्ड। मतलब रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मतलब बॉन्ड का घूमना अलाउ नहीं है, बॉन्ड का घूमना अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये नहीं घूम पाएगा, लेकिन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये घूम जाता है। घूम जाता है मतलब जैसे 2 दिन पहले और लगेंगे, बस बहुत जैसे सी कहानी ये है कि आपके पास में इस कार्बन पे सपोज कि 3 हाइड्रोजन लगे। अब ऐसा आप सोचो कि ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसे तो नहीं, आपको अभी हमने यहाँ पे लगाया, दिख रहे हैं ऐसे,
एक कार्बन एक लगा यहाँ पे लगा। एक्चुअल में अगर हम 3D देखें तो एक कार्बन के पीछे एक कार्बन होता है। ये आप ऐसा एज्यूम करो कि मार्कर का जो ढक्कन है वो पहला कार्बन है, इसका जो बैक साइड वाला पार्ट है वो दूसरा कार्बन है। इसमें मेरे पास में 3 हाइड्रोजन लगे हैं अभी, तो मैं ऐसा एक कार्बन ऐसे जाएगा, एक सॉरी हाइड्रोजन लगे तो एक हाइड्रोजन आपका ऊपर चला गया, फिर 3 हाइड्रोजन आपके ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे एडजस्ट होते हैं, तो एक ऊपर आया और एक नीचे आया, 2 नीचे आ गए। इसका उल्टा भी हो सकता है ना। अब एक क्या होगा कि सपोज जस्ट पीछे आपके पास में एक ये जो दिख रहा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे एक और हाइड्रोजन है। हाँ अच्छा तुम्हें नहीं दिख रहा, ये लो हाँ 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 अब दिखेगा, अब दिखेगा, अब दिखा। मैं ये बोल रही हूँ कि मार्कर को ऐसा समझो कि तुम्हारा एक ये जो CH3 है, इस अगले वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं एक कार्बन, पीछे वाले पार्ट को बोल रहे हैं दूसरा कार्बन। फिर इस पे एक साइड ऊपर हाइड्रोजन दिखा, फिर मेरे पास में यहाँ पे इस तरह से, अबे तो फिर इधर इतना दिख रहा है तो फिर हम और कुछ नहीं कर सकते। ये आपको 3 हाइड्रोजन ऐसे दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐसे जाएंगे और एक ऐसे जाएगा। इसके ठीक पीछे सेम ये कहानी रहेगी कि एक हाइड्रोजन के पीछे एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के नीचे 2 हाइड्रोजन। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है मतलब ये बॉन्ड घूम जाएगा, और बॉन्ड घूम जाएगा तो अगर मेरे पास में ये एक ऊपर था, पहले ऐसा ऐसा है, आप इसको ऐसे समझो और एज्यूम करो कि 2 पेन और ऐसे लटक रहे हैं ना, क्योंकि वो मैं लटका नहीं सकती ना। ये एक ऊपर पेन आया ऐसा दिख रहा है, इसके पीछे ठीक इसके पीछे एज्यूम करा, इसके नीचे 2 ऐसे एक इधर और एक ऐसे लटक रहा है, ऐसा एज्यूम करने का है ना। फिर क्या होता है कि ये जो पीछे वाला कार्बन है ये घूमता है। अगर ये घूमेगा तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि जो एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे लटक रहा था वो ऊपर का नीचे आ गया, और ये जो हाइड्रोजन थे जो नीचे थे 2 वो क्या जाएंगे ऊपर। मतलब ये कि इसमें रोटेशन हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ये ऊपर था पहले, अब देखो इसको घुमा रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। ये इसको नहीं घुमाते, एक्चुअल में ये पीछे का कार्बन घूमता है, ये बॉन्ड घूमता है, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, तो रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं यहाँ पे, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड आ गया या कहीं पे भी पाई बॉन्ड आ गया तो उसमें फिर वो रोटेशन क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। नहीं होता। हाँ रोटेशन नहीं होता, मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो मेरे लिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कहानी क्या होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, मतलब बॉन्ड का घूमना अलाउ नहीं है। पहली बात तो हमें कैसे पता चलेगा कि बॉन्ड कब घूमेगा, तो पहली बात तो ये कि अभी थोड़ी देर बाद में मैं जब बताऊंगी तो अपने आप होने जाएगा कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, है ना। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन इज अ फर्स्ट कंडीशन। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कहाँ हो सकता है, पहला होगा आपका अलोंग द पाई बॉन्ड। क्या होता है, अलोंग द पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे पाई बॉन्ड है तो आप रोटेट नहीं करवा सकते हो बॉन्ड को। अब ये जो पाई बॉन्ड है हो सकता है कि आपका कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड आ गया, है ना। ये आपका हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए, ये आपका हो सकता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी वैलेंसी इस तरह से, अभी हम इसको फ्री छोड़ते हैं, इस पे एक लोन पेयर रहता है और एक कोई वैलेंसी रहेगी। यहाँ पे आपके एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहेंगे और इस तरह से कुछ रहेगा। तो अलोंग द पाई बॉन्ड कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रोटेशन देखोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए, 0। अबे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन दिख रहा है तुझे यहाँ पे, समझे ना कि जीआई के लिए पहली कंडीशन क्या है आपकी, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। 3 कंडीशन है, तीनों ही अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फॉलो कर रहा है दूसरी नहीं कर रहा है तब भी बोल दो हाँ ये तो देगा जीआई, अपने मन की नहीं चलानी है। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कहाँ देखोगे, सबसे पहले हमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन देखना है। अगर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब क्या है कि बॉन्ड में रोटेशन नहीं होना चाहिए। रोटेशन कहाँ नहीं होगा, पहला हो जाएगा आपका अलोंग द पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड कहाँ हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, ठीक है। पहली बात समझ में आई।
दूसरा और कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है अलोंग द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने जो केस समझाया कि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हो गया था, तो वो आपका क्या था? एक ओपन चेन CH3 का एग्जांपल था। अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग आपको रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक, जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता है, तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन देखते आ गया कि आपको कंडीशन नंबर 1 GI देखने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। वो कहाँ कहाँ हो सकता है? अलोंग द पाई बॉन्ड हो सकता है, अलोंग द सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। अगर अलोंग द पाई बॉन्ड है तो कहाँ कहाँ हो सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में हो सकता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच में हो सकता है। क्लियर? अब अगर आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और डबल डबल बॉन्ड हो सकते हैं ना। ऐसे जैसे डाइन आपको पढ़ाई थी कि कितने टाइप की हो सकती है? आइसोलेटेड, मतलब डबल बॉन्ड का आइसोलेटेड डाइन बोला था, क्यूमुलेटेड डाइन पढ़ाई थी, कॉन्जुगेटेड डाइन पढ़ाई थी। तो अब क्या होगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आपका सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। सिंगल सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये सिंगल की बात है। अब अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल में फिर आपके पास में क्या हो सकता है कि वो आइसोलेटेड भी हो सकता है, क्यूमुलेटेड हो सकता है, बातें नहीं करना है, और वो कॉन्जुगेटेड हो सकता है डबल बॉन्ड। अगर क्यूमुलेटेड है तो GI देखने के लिए फिर आपको क्यूमुलेटेड पे सोचना पड़ेगा कि क्यूमुलेटेड जैसे कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन के बीच में जब कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटेड सिस्टम। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में ऑड नंबर में हो और इवन नंबर में हो। जैसे 4 डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर में प्रेजेंट है। अगर 3 डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑड नंबर में प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो अगर क्यूमुलेटेड है तो आप क्या चेक करोगे? ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर मतलब क्या? डबल बॉन्ड ऑड है या इवन है। इतनी समझ में आई? अगर ऑड है तो इसमें याद रखना GPO, इसका मतलब ये होता है G से जियोमेट्रिक देता है, P फॉर प्लेनर होता है, और O फॉर ऑड नंबर होता है, GPO। अगर आपने यहाँ पे इवन नंबर देखोगे तो इवन नंबर में फिर यहाँ पे 1 करके याद रखना है, क्योंकि इवन नंबर में अगर क्यूमुलेटेड सिस्टम आया तो फिर वो OI देता है। OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, कन्फर्मेशन और कॉन्फिगरेशन। फिर कॉन्फिगरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, GI और OI। तो अगर आप GI की बात कर रहे हो और क्यूमुलेटेड सिस्टम आया तो फिर आपको आगे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑड नंबर में है या इवन नंबर में। अगर ऑड नंबर में है तो फिर GI दे देगा, और अगर इवन नंबर में तो वो GI ना देके फिर क्या देगा? ऑप्टिकल। O फॉर यहाँ पे है ऑप्टिकल, नॉन प्लेनर, इवन। इतना समझ में आया? अरे कहानी समझ में आ रही है? ये अभी कंडीशन नंबर 1 के लिए ये सब कहानी समझा रही हो ना, कि आपको ये देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन देखना है। तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन में फिर अगर आपको इतनी सब कहानी समझनी पड़ेगी तो गलती नहीं होगी, नहीं तो फिर हम भूल भुलैया में घूमते रहते हैं। अलोंग द सिग्मा बॉन्ड अगर हमें यहाँ पे देखना है तो साइक्लिक कंपाउंड में वही कि या तो सिंगल साइकिल होगी या फिर एक से ज्यादा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीसाइक्लिक। सिंगल या फिर हम इसे बोले मोनोसाइक्लिक। एक है तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, और 2 से ज्यादा है तो या 2 है तो भी हम उसे किस कैटेगरी में कर लेते हैं? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में। और अगर पॉलीसाइक्लिक है तो फिर वही ऑड और इवन चेक करना। ऑड और इवन जैसे क्यूमुलेटेड का देखा वैसे। यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी? ये कंडीशन नंबर 1 रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। फोटो खींचो।
और इसको एक बार फिर से पूरा रिकॉल करो कि क्या क्या समझाया मैंने। अरे कोई एक किसी ग्रुप पे डाल दो, सभी लोग किसी क्या करोगे? झंडू हो क्या? हो गया, ब्रेक खत्म हुआ, फिर से आगे बढ़ते हैं। हो गया। तो पहली कंडीशन क्या है जीआई के लिए? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है तो क्या क्या चेक करना है, कहाँ कहाँ हो सकता है? पहले तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन का मतलब समझ में आ गया, बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए। कहाँ कहाँ हो सकता है? अलोंग द पाई बॉन्ड, अलोंग द सिग्मा बॉन्ड। अलोंग द पाई बॉन्ड होगा तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो फिर क्या चेक करोगे? सिंगल है कि मल्टीपल है? सिंगल है तो कोई बात नहीं, मल्टीपल है तो फिर क्या? आइसोलेटेड हो सकता है, क्यूमुलेटेड हो सकता है, कॉन्जुगेटेड हो सकता है। तो क्यूमुलेटेड में क्या चेक करना पड़ेगा? ऑड नंबर में है या इवन नंबर में? अगर ऑड नंबर में है तो जीआई देगा, इवन नंबर में है तो नहीं देगा। अलोंग द सिग्मा बॉन्ड में क्या देखोगे? मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक है? अगर मोनोसाइक्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलीसाइकिल है तो फिर क्या चेक करोगे? ऑड और इवन, मतलब 2 रिंग है, 3 रिंग है, 4 रिंग है, इस तरीके से। बात समझ में आई? इतनी समझ में आ गई? तो ये अपना पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है जैसे टर्मिनल एंड पे, जैसे कार्बन कार्बन सपोज ये आया है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अगर मेरे पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आ गया, मतलब रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है, तो आपको सेकंड चीज ये देखनी है कि जो टर्मिनल एंड्स हैं मेरे, ये मैं बोलेंगे टर्मिनल एंड्स पे अगर कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, समझ आ रहा है टर्मिनल एंड का, फिर यहाँ पे कोई ए और यहाँ पे बी है। अगर ऐसा है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? हाँ। टर्मिनल एंड्स पे सेम ग्रुप, टर्मिनल एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप, तो दोनों ही टर्मिनल एंड्स पे ग्रुप क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ये इस ग्रुप पे ए है, इस वाले कार्बन पे ए है, इस वाले पे कार्बन पे ए है, चलेगा। इस पे बी है, इस पे बी है, चलेगा। लेकिन एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, मतलब टर्मिनल एंड्स पे डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या समझ में आई? डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अगर आपके पास में ये वाला है तो इसमें तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि ये जीआई नहीं देगा, जीआई नहीं देगा, ये आपका जीआई दे देगा। अब जैसे कि आपके पास में ऐसा आता है, एक H आया, यहाँ पे एक CH3 आया, यहाँ पे आपके पास में CH3 आया, यहाँ पे एक H आया, तो ये कहानी कुछ ऐसी है। AB के टर्म्स में मैंने लिखा था, जनरल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? AB, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? BA। ये AB भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, फिर वो आगे पता चलेगा कि सिसोट्रांस, जैसे कि मैंने वहाँ पे समझाया था। क्लियर? अगर दोनों ग्रुप पे जैसे सपोज ये AB आया, यहाँ पे भी BA आ गया, हमारा कोई काम का नहीं ना, दोनों ही एंड्स पे क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप एक एंड पे देखा हाँ डिफरेंट है, दूसरे पे हमें लगा था कि डिफरेंट होगा। हाँ ऐसा भी होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर तो हमें लगा था ऐसा कि इस पे डिफरेंट है तो इस पे भी होगा, ऐसा लगाना नहीं है अपने को, है ना, देखना है आँख खोल के बाकायदा। दूसरी कंडीशन क्या है? डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट शुड बी टर्मिनल एंड। ये आपकी कंडीशन नंबर 2 थी। कंडीशन नंबर 3 है हमारे लिए जीआई के लिए एरियल डिस्टेंस। जैसे आपके पास में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे आया, यहाँ पे मेरे पास में A B B है, तो इन दो A ग्रुप के बीच के डिस्टेंस L1 है, और यहाँ पे A और B के बीच के डिस्टेंस L2 है, तो L1 should not equal to L2। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको ऑड इवन देख पता चल जाएगा। सिंगल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगल में तो आपका क्या होगा? डिफरेंट ही होगा हमेशा। अगर कार्बन कार्बन एक ही बॉन्ड है ना, तो हमेशा डिफरेंट ही मान के चलो। अगर आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो तीसरी कंडीशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको मान लेगा कि L1 is not equal to L2। लेकिन अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड है,
कंटिन्यूअसली, तो फिर हम क्या देखेंगे ऑड और इवन। तो इसीलिए लिखवाया है कि अगर ऑड है तो मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू L2 के टर्म्स में यहाँ पे बात की गई है ना। तो वो L1 क्या नापने जाएंगे, स्केल लेके जाएंगे वहाँ पे, नहीं ना। तो याद रखोगे ऑड है या इवन है, बात समझ में आई? अरे यहाँ तक समझ में आई? तो कंडीशन नंबर 1 क्या थी, GI देने के लिए रेस्ट्रिक्ट लोकेशन। कंडीशन नंबर 2 क्या है, डिफरेंट ग्रुप शुड बी प्रेजेंट टर्मिनल एंड। तीसरी कंडीशन क्या है, एरियल डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, एरियल डिस्टेंस। मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू L2। कहानी समझ में आ गई, पक्का समझ में आई? ओके, तो ये कहानी अपनी थी इसका को किस तरह से आपको जीआई को चेक करना है। अब हम देते हैं क्वेश्चन आपको, अब बताना कौन जीआई देगा कौन जीआई नहीं देगा। शॉर्ट में हम जीआई बोलेंगे ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलने में ऐसा लगता है, आधी दो फिर ही खत्म हो जाएगी। चलो CH2 ढांढे से बुला के लेकर, जब बुला कर उसको उठाओ मत बुला ढांढे से। नहीं अरे गुड कलर खास कलर मैं डाल के रहना एक्सीलेंट भाई बड़े पानी पे मैं फोड़ दो क्वेश्चन है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 GI देगा कि नहीं देगा। क्वेश्चन क्या है, which one will give geometrical isomerism, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 करेंगे फिर चालू नहीं क्लास ऑनलाइन कितने बच्चे थे वैसे? 8 जन थे। चलो ठीक है बातें ना करो। अरे भाई बातें मत मुंह बंद रखें सभी लोग। अच्छा पेन मेरा फटाफट क्वेश्चन लिखे, मुंह बंद रखें। पहले सब क्वेश्चन लड़कियों बातें मत करें।
हो गया? पहला हुआ क्या? अरे पहला देगा क्या? पहला वाला देगा क्या? पहला वाला जीआई देगा या नहीं देगा? पहला कंपाउंड बोल, पहला किसको मानना है? इसको। ऐसा नहीं है ना जहाँ सीक्वेंस में लिखा उसी का पूछ रही हूँ। सोच सकता है इसमें दे सकता है। मैंने तो इसको माना है। हाँ भाई, ये वाला कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा क्या? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, लेकिन आपके टर्मिनल एंड पे दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप, सेम जैसे ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये जीआई नहीं देगा। इधर डबल बॉन्ड है, देगा या नहीं देगा? देगा, क्योंकि एक इस आप ऐसे देखा करो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर कौन लगा? हाइड्रोजन। अगर ऐसा लगे तो इनको अलग अलग कर लिया करो, तो आपको समझ में जाएगा कि ए बी डिफरेंट ग्रुप आ गए। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन भी है और टर्मिनल्स पे डिफरेंट ग्रुप भी है, तो ये दे देगा। उसके बाद दूसरा वाला, तीसरा देगा कि नहीं देगा? देगा। ये भी जीआई देगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सभी डिफरेंट है, देगा। इधर अरे देगा कि नहीं देगा? अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड कंटीन्यूअसली प्रेजेंट है? चार। तो चार मतलब इवन नंबर है ना, तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन भी है, टर्मिनल एंड्स भी सेम है, लेकिन ये क्या है? इवन नंबर में, तो ये OI देगा लेकिन GI नहीं देगा। तो अभी तो सिर्फ हम GI की बात कर रहे हैं ना। अरे समझा ना? इधर कितने डबल बॉन्ड? एक और दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है, मतलब इवन नंबर में प्रेजेंट है। इवन नंबर में प्रेजेंट है मतलब ये आपका OI तो देगा लेकिन GI नहीं देगा। इधर नहीं देगा। अब क्या हो गया है? ऑड नंबर में डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन टर्मिनल एंड्स पे ग्रुप सेम है। अरे दो ग्रुप सेम हो गए, तो आपको सब कहानी देखनी पड़ेगी, है ना? ये नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, ये क्या देगा? ये आपका OI दे देगा लेकिन GI नहीं देगा। ये अब आपकी 3 रिंग कंटिन्यूअसली है, मतलब आपका पॉलीसाइक्लिक वाला मैंने केस बताया था, उसमें भी अपने को क्या चेक करना था? ऑड इवन। तो ऑड नंबर में रिंग प्रेजेंट है, 3 रिंग प्रेजेंट है, प्लस टर्मिनल एंड पे डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये GI दे देगा। ठीक है? इधर एक ही रिंग प्रेजेंट है, एक में सिर्फ देखो टर्मिनल एंड्स, टर्मिनल एंड डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो GI देगा। ये वाला OI देगा, GI नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? समझ में आ गया ना? 2 रिंग है इधर। अब जब आपके पास में रिंग के साथ में डबल बॉन्ड भी आ जाए तो उसे भी काउंट करना है ऑर्डर इवन में। कितना हो गया? 2 रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो टोटल आपके कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो जब इसको इनको बोलते हैं स्पाइरिन्स, स्पाइरिन कंपाउंड, और इन टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हेमिस्पाइरिन। फिर नाम नहीं भी याद रहे, लेकिन ऐसा कि जिसमें डबल बॉन्ड और रिंग दोनों नाम क्या बोलते हैं? स्पाइरिन्स। तो जब आपके पास में ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो? डबल बॉन्ड को भी काउंट करो और रिंग को भी काउंट करो, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3 नंबर हो गए, तो ये GI दे देगा। अरे बात समझ में आई? एक मिनट लास्ट नहीं, वो कर लास्टिंग पूरे खींच लेना, फिर पार्शियल
और देखते हैं जीआई देगा या नहीं देगा। और हाँ देगा। अरे तो सापडलं ओ वाटते करा बातें नहीं सापडलं ते ग्राउंडवर ओ अरे ठेवायला उभा आहे अगर मैंने ये कहा कि बातें नहीं करनी, इसका मतलब ये नहीं तुम उल्टा सुनो, बातें करो और ज्यादा बातें करने लग जाते हो। देख लो कौन कौन सा देगा कौन नहीं देगा। डबल सब में डबल बॉन्ड तो सब में ना, रेस्टिट्यूशन तो सब में है, हर जगह लगा है ना। अब आपके पास में डबल बॉन्ड में मैंने ये बताया कि आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब रैंडमली एक छोड़ के दो छोड़ के भी हो सकते हैं, कि कॉन्जुगेटेड भी हो सकते हैं। जैसे आप इसको क्या बोलोगे, आइसोलेटेड है ये, इसको भी आप क्या बोलोगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड टाइप का हो गया। कहाँ से देगा ये भी बात आएगी ना, फिर उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर स्टीरियो एरिया इस तरह से अपन काउंट करेंगे, बट बात की बात है। सिर्फ अभी देखो जीआई कितने देगा, बाद में बात करेंगे जीआई देगा कि नहीं देगा। फिर अपनी मुझे जियोमेट्रिकल आइसोलेशन दे तो रहा, कितने आइसोलेशन बन जाएगा। पहला वाला नहीं देगा, देगा या नहीं देगा। अरे मेरे पास में यहाँ पे जितने भी डबल बॉन्ड है उनको सोचो, ये वाले डबल बॉन्ड को सोचा, इस वाले एंड पे तो क्या CH2, तो ये इस वाले क्वेश्चन को नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर मैं इस वाले डबल बॉन्ड को सोचती हूँ तो यहाँ पे आपके पास में एक क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, इधर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर ये वाला इतना ये ग्रुप आ गया, ये पूरा इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप हो गया, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया, हुआ ना। ये इसके लिए A, ये इसके लिए B मान लो, इसके लिए आप इसको A इसको B मान लो, तो इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप दिखाई दिए सबको। अरे आया कि नहीं आया समझ में। फिर इधर से अभी और देखते हैं, ये वाला डबल बॉन्ड देखें, इस वाले डबल बॉन्ड को अगर हम देखें तो एक तरफ क्या है हाइड्रोजन, एक तरफ क्या है हाइड्रोजन, इधर कौन है CH3, इधर कौन है ये इतना बड़ा ग्रुप, तो ये डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में एक डंडी मतलब CH3 है, तो A और B हो गया, इधर मेरे पास में ये A हो गया, और ये वाला पूरा ग्रुप इसके लिए क्या हो गया, B हो गया। अरे हाँ या ना बोलोगे, समझा ना। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। फिर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से मेरे पास में ये जो दिख रहा है ये तो कतई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अरे टर्मिनल पे अगर डबल बॉन्ड है मतलब क्या, दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप लगे होंगे, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड है, इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ H एक तरफ CH3, फिर एक तरफ H और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। आया समझ में। तो ये देगा या नहीं देगा, देगा, ये GI देगा। अरे समझ पा रहे हो बात को, फिर से पूछ सकते हो ना। इधर देखो, इसको मैंने इस तरह से लिखा था, ये फिर से समझो मैम। मतलब अगर सिर्फ एक का जो डबल बॉन्ड है वही से अगर आ गया तो पूरा वो देगा नहीं, फिर अभी आगे अपने को हाँ कहीं एक डबल बॉन्ड से भी अपने को डिफरेंट कंडीशन मिल गई है तो वो देगा। फिर अपन ये काउंट करेंगे कितनी जगह से दे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप
आपको दो जगह बताई हाँ कि यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। फिर हम आगे स्ट्रेटजेनिक एरिया काउंट करेंगे कि कितने स्ट्रेटजेनिक एरिया है। फिर नंबर ऑफ जीआई कितने मिलेंगे, वो एक फार्मूला है, उसमें पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। जब आप बोले हाउ मेनी जीआई पॉसिबल फ्रॉम दिस कंपाउंड, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पहले तो जीआई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो कितनी जगह से दे रहा है, कितनी जगह से मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक ये वाला एरिया आ गया, एक ये वाला एरिया आ गया, तो हम फिर इनको क्या बोलेंगे, यहाँ से मिलेगा। तो इसमें कितने एरिया मिल गए, मुझे 2 एरिया मिल गए। तो कहीं एक जगह से भी ऐसा मिलता है कि पॉसिबिलिटी है, तो वो दे देगा। जैसे कि ये वाला, तो यहाँ से तो नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन यहाँ से मुझे डिफरेंट ग्रुप मिल गए, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन भी आ गया, ए और बी की कंडीशन भी हो गई, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। मतलब आपका बता दें कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आइसोलेटेड भी हो सकता है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकता है, क्यूमुलेटेड भी हो सकता है। तो ये आइसोलेटेड का केस आ गया ना, इसमें बीच में एक कार्बन sp3 आ गया ना। इधर देखो टर्मिनल एंड से तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ से तो दे देगा। एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ H और एक तरफ यहाँ पे ऐसे देखो कि ये ऐसा लगा हुआ है। इस वाले कार्बन से क्या लिखा था, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिखा था क्या, और एक H। हाँ, तो मुझे इस पे देखना है कि यहाँ पे तो एक H लगा है और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर एक H और मेरे पास में एक CH3 ग्रुप लगा है। तो दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आपको डिफरेंट ग्रुप मिल गए हैं, तो यहाँ से ये GI दे देगा। इधर देखो पहले जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वहां जाके सोचना, ऐसा नहीं कि CH3 ये देगा क्या, यहाँ मत सोच लेना। आपको बताया गया है कि रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना है, तो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन कहाँ देखोगे, डबल बॉन्ड कह रहा हूँ। हाँ, नहीं तो पहले कार्बन नंबर 1 पे गाड़ी अटक गई, यहाँ पे देखा कार्बन डबल बॉन्ड मिला, फिर आप इसको चेक करो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, एक तरफ CH3 चिपका, तो A और B की कंडीशन तो आ गई। फिर यहाँ पे मेरे पास में एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है और एक ये इतना बड़ा ग्रुप चिपका हुआ है ना, इतना बड़ा ग्रुप ही है, तो एक इस वाले सेंटर से देगा। फिर इधर हमने देखा कि यहाँ पे एक कार्बन, इससे हाइड्रोजन और एक इतना बड़ा ग्रुप, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बाकी इतना बड़ा ग्रुप CH3, तो इस वाले एरिया से भी देगा। तो ये टोटल GI आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से कितने मिलेंगे, जो फॉर्मूला देखोगे तो पता चलेगा। इधर अरे बात समझ में आई, इधर डबल बॉन्ड दिखा क्या, हाँ दिखा। एक तरफ कौन है, H, यहाँ पे एक तरफ ये कौन आ गया, H CH3, एक तरफ कौन आ गया, H, और एक तरफ ये ग्रुप। तो इस वाले एरिया से मुझे GI देखने को मिल जाएगा। क्लियर। फिर आया ये, इसमें मेरे पास में क्या इस वाले एंड से मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या यहाँ से मिलेगा, हाँ या ना। आप क्या करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख गया, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन CH3 देख लो, इधर क्या लगा, CH3 लगा है, और इधर ये वाला ग्रुप लगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये इसका B हो गया। समझ पा रहे, हाँ। तो इस तरह से अपने को देखना GI देगा या नहीं देगा। अब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में कि आपको कौन कौन सी पोजीशन, अब जैसे कि सपोज कि मोनोसाइकिल में ऐसे लेके दे दिया आपको कि GI देगा कि नहीं देगा, सोचना भी मत, कोई सा ग्रुप भी नहीं है ना। अरे भैया हर जगह यहाँ पे कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सेम ग्रुप लगे, तो सिर्फ रिंग दे दी और बोले बता GI देगा कि देगा, तो बोलना नहीं देगा। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है लेकिन GI नहीं देगा, क्योंकि GI की सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, टर्मिनल एंड डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अब यहाँ से मेरे पास में जैसे ये रिंग, तो यहाँ पे मेरे पास में ऐसे सिंपल छोड़ दिया है, लेकिन इधर इसने बोला एक H है और एक CH3 है। क्या है, एक तरफ H एक तरफ CH3। अब देगा कि नहीं देगा, कतई नहीं देगा। अरे एक एंड पे तो है, लेकिन बाकी दूसरे पे क्या है, H। इधर से भी देखोगे तो क्या है, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना। तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट क्या देखना है कि मेरे पास में 1-2 पोजीशन पर इस तरह एक H लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, तो दूसरे पे कुछ नहीं लगा तो मिथाइल ग्रुप लगा है ना। तो अब यहाँ से ये वाली वही कंडीशन आ गई, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसा सोच लो कि ये डबल बॉन्ड है। तो एक तरफ CH3 है, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, GI देगा।
तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको पोजीशन पे देखना पड़ेगा। तो 1 2 पोजीशन, अब इसमें तो 1 2 ही हो सकती है, इतनी छोटी चीज है ना। आप यहाँ पे 1 2 ये मानो, ये मानो, ये मानो, किधर भी देखोगे तो 1 2 पोजीशन पे चेक करना पड़ेगा। सिर्फ 1 2 पोजीशन पे चेक करोगे। लेकिन अगर रिंग बड़ी आ गई, रिंग बड़ी आ गई मतलब जैसे ये आ गई, तो आप इस किसकी पोजीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। 1 2 भी देख सकते हो सकता है कि आपके पास में इस तरीके से HCH3 ऐसे लगा दे, तो ये 1 2 पोजीशन हो गई। अगर आपको ऐसे ना लगा के वो ऐसे दे दे, यहाँ पे एक H हो गया, यहाँ पे एक H हो गया, तो 1 3 पोजीशन पे उसने डिफरेंट ग्रुप लगा दिए ना। अरे हाँ, है ना, बोलो। जितनी भी पोजीशन पॉसिबल है रिंग में, इस रिंग में तो मेरे पास सिर्फ 1 2 ही पोजीशन पॉसिबल थी। साइक्लोपेंटेन के केस में मेरे पास कितनी पोजीशन पॉसिबल है? 2। एक 1 2 और एक 1 3, मतलब यहाँ से और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगा सकते हैं, और यहाँ से और यहाँ से। अब आप इधर आओगे तो इस रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 1 3 हो जाएगी। तो 2 ही पोजीशन पॉसिबल है, या तो 1 2 पोजीशन हो सकती है या 1 3 पोजीशन हो सकती है। अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है तो 1 2 पोजीशन पॉसिबल है डिफरेंट ग्रुप लगाने की, 1 3 पोजीशन पॉसिबल है डिफरेंट ग्रुप लगाने की, जहाँ पे मैंने सर्कल किया, और एक 1 4 पोजीशन पॉसिबल है डिफरेंट ग्रुप लगाने की। समझ में आई बात? अगर आपसे कोई इस तरह से रिंग बना के दे और बोले कि ये GI देगा कि नहीं देगा, तो आप क्या बोलोगे? देगा। अरे एक मिथाइल ग्रुप लगाया है तो यहाँ पे कौन होगा? एक हाइड्रोजन, एक डंडी, मतलब मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये आपका क्या है? GI दे देगा। अगर आपसे इस तरीके से बोले GI देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड, वो कभी भी साइकिल में हाइड्रोजन बना के नहीं देगा, है ना। आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह से दे दे तो ये GI देगा कि नहीं देगा? ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप उसने ऐसे कर दिया तो नहीं देगा, क्योंकि एक ग्रुप पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम आ गए, तो नहीं देगा, है ना। अगर आपके पास में उसने उल्लू बनाने के लिए आपको Cl लगा दिया, और यहाँ पे एक H और यहाँ पे CH3 दे दिया, और इधर उसने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, तो आप देखो यहाँ पे GI देगा कि नहीं देगा। देगा। मैंने क्या बोला कि 1 3 पोजीशन, तो ये 1 2 3, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन पे डिफरेंट आ गया ना। देगा ना, तो इस तरह से अपने को सोचना है, हो जाएगा। मैम, हाँ बोलो। पर वो बीच वाला जो कार्बन है उस पे तो 2 हाइड्रोजन है ना, फिर हम जब पेयर लेंगे तो उस पे 2 हाइड्रोजन होंगे। नहीं, जब आप इसको एज्यूम करोगे ना सिस और ट्रांस में, हाँ, कि वेस्ट पे होगा कि डिश पे होगा, तो ये इसका इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा अलग हो जाएगा। देख, ये एक पॉइंट जैसा अपन सोचते हैं, आपने सोचा कि एक तरफ इसका एक ग्रुप H है, इसका एक ग्रुप CH3 है, ठीक है। फिर मेरे पास में यहाँ पे ये जैसे कि ये आया 1 से, तो यहाँ पे भी तो आपके पास में HH सेम आ रहा, हाँ, तो उस HH के सेम आने से कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन क्या क्या पे डिफरेंट ग्रुप दे सकता है। आप ऐसे फिर ये सोच लो कि जो काम का है, या आप ये फिर ये करके ऐसे सोच सकते हो कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सब चीजें हटा दो, ये भी क्या हो जाएगा इसके लिए? इग्नोरेबल। तो 1 3 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 पोजीशन पे आ रहा है, 1 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो ये GI दे देगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपके पास में, बस लास्ट क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन, जैसे तुम्हें यहाँ पे इसने ऐसे बना के दिया, इवन नंबर पे एक H, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H, नहीं यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक CH3, तो आप क्या बोलते हो कि जो रिंग होती है इवन नंबर में वो GI नहीं देती, ऑड नंबर वाले देते हैं ना। लेकिन इसने क्या करा है, साइकिल में 1 2 पोजीशन पर GI सेंटर डाल दिया। आई बात समझ में? पूरी रिंग से तो दोनों रिंग से नहीं दे रहा है, लेकिन इस एक रिंग पे क्या करा उसने, एक CH3, तो मतलब 1 2 पोजीशन क्रिएट करवा दिए GI देने के लिए, तो ये इस वाले एरिया से तो दे देगा ना। फिर ये कहानी होती। तो वैसे यहाँ पे उसने एक तरफ क्या कर दिया, सेम ग्रुप डाल दिया, लेकिन उसने 1 3 पोजीशन क्रिएट करवा दी किसके लिए? GI देने के लिए। तो इस तरह से अपने को GI देखना है। अब इसके आगे की कहानी कल।